बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। जनाब, ये पहला मौका है कि मैं दो मेहमानों के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। अक्सर मेरे प्रोग्राम का जो ना ऐसा होता है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम में एक आदमी को बुलाता हूँ और उसके साथ ना डिटेल डिस्कशन होती है। लेकिन इस बार कोई इशू इस तरह का था कि मैं चाह रहा था कि काउंटर नरेटर भी आना चाहिए। तो जनाब, मेरे साथ दो बड़ी जानी पहचानी जो है ना हस्तियां हैं। एक हैं जनाब डॉक्टर आज़ाद मलिक साहब, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और इनका तल्लुक मीरपुर की एक तहसील डडियाल से है। आज़ाद मलिक साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर सजाद राजा साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट भीमपुर की तहसील समानी से उनका तल्लुक है, और कई बार पहले भी तशरीफ ला चुके हैं और बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की डिबेट भी बड़े अच्छे तरीके से होगी। प्रोफेसर सजाद राजा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं कि उसका यह है कि हमारा आपस में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें यह है कि मसला कश्मीर को देखना है कि उसकी हकीकत क्या है और लोगों को एजुकेट करना। ये नहीं कि माजी में लोगों को क्या पढ़ाया गया या माजी में हम लोग भी क्या कहते रहे, क्योंकि इस लर्निंग प्रोसेस होता है। तो टॉपिक भी इसका मैंने आपको बताया था कि मसला कश्मीर क्या है और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले सजाद राजा साहब, आपके नज़दीक मसला कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी में कहूँगा, मसला जम्मू कश्मीर क्या है? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, मसला जम्मू कश्मीर जो है, बुनियादी तौर पे ये एक तनाज़ा है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और भारत के दरमियान, और इसमें पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वो भी इस तनाज़े का फ़रीक है। अब आपने पूछा तो मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके डॉक्टर साहब अर्ज कर दूं कि जब पाकिस्तान और भारत बने, बरे-सगीर को तकसीम किया गया 3 जून 1947 के कानून आज़ादी हिंद के मुताबिक, तो उसी कानून आज़ादी हिंद ने जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसने पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया, जिसके तहत कानूनी और आईनी तौर पे पाकिस्तान कायम हुआ, उसी कानून की एक क्लॉज ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिनकी तादाद 565 के लगभग थी, उन प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे या उनकी जो गवर्नमेंट्स थी, उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो भारत के साथ इलाक कर लें, चाहें तो पाकिस्तान के साथ इलाक कर लें। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर चाहें तो खुद मुख्तार रहें, लेकिन चलें अभी इसको तो हम छोड़ देते हैं। जो तनाज़ा है बुनियादी तौर पे, जिस शक्ल में इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने बाद में उसको अप्रूव किया या जो भी हुआ, हम उस पर बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। तो इस कानून के तहत, कानून आज़ादी हिंद के तहत, जो कि बरतानिया का कानून है, बरतानवी पार्लियामेंट का कानून है, इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत थी उसको ये इख्तियार था कि वो चाहे तो भारत के साथ इलाक कर लें, चाहे पाकिस्तान के साथ इलाक कर लें। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मुंशी प्रेमचंद बजाज और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब, उन्होंने उस पर साइन किए, और ये दो स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, स्टैंड स्टिल जिसको कहते हैं, कि जो ताल्लुकात कार जम्मू कश्मीर के अंग्रेजों के दौर में पाकिस्तानी इलाकों के साथ थे, जिन पे आप पाकिस्तान जिन इलाकों पे मुश्तमिल है, तो वही ताल्लुकात कार उसी तरह कायम रहेंगे जब तक नई कोई अरेंजमेंट्स नहीं की जाती। इसी तरह का एग्रीमेंट जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भारत से भी गुजारिश की कि उनके साथ भी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने कहा कि हम सोच के जवाब देंगे। तो इसके बाद ये हुआ सर कि हमारी गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने, ना पाकिस्तान के साथ इलाक किया ना भारत के साथ इलाक किया, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बना दी गई, जिसने ये तयन करना था कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। बुनियादी तौर पे जो हमारी हुकूमत थी वो ये चाहती थी कि रियासत आज़ाद और खुद मुख्तार रहे, उसका भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ इलाक ना किया जाए।
इन हालात में सर ये हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 की रात को 21 और 22 की दरमियानी शब को पाकिस्तान ने कबायली लश्कर अपने फौजी अफसरों की क़यादत में रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल किए, जिन्होंने मुजफ्फराबाद पे, मतलब ये 3 जगहों पे हमला किया गया। मुजफ्फराबाद पे ज्यादा जोर था, तो मुजफ्फराबाद शहर पे कब्जा किया गया। जो कत्ल व गारत गरी हुई मास्टर अब्दुल अजीज साहब समेत जो भी है वो अब तारीख का हिस्सा है। और फिर महाराजा हुकूमत जो थी या डोगरा हुकूमत जो थी रियासत जम्मू कश्मीर की, उसके जो आर्मी चीफ थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनको महाराजा ने भेजा। उन्होंने गढ़ी दोपट्टा में आके मुकाबला किया और गढ़ी दोपट्टा से बारामूला तक वो लड़ते रहे। तो इस दौरान जो है वो जब ये कत्ल व गारत गरी और जो खून की नदियां बह रही थी, औरतें अगवा हो रही थी, जो कुछ भी हुआ, अब उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। तो इस दौरान फिर महाराजा ने ये जब सारी सूरत हाल देखी, तो ऑब्वियसली महाराजा के पास इतनी फौज नहीं थी, हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल फौज नहीं थे कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क का मुकाबला करते। तो महाराजा ने भारत से कहा जी कि आप हमें हमारी फौजी मदद करें। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी उस वक्त अंग्रेज थे, भारत के आर्मी चीफ भी अंग्रेज थे, और भारत के गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी अंग्रेज थे। तो भारत ने यह जवाब दिया जी कि आपका हमारे साथ कोई मायदा नहीं है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो महाराजा ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसको बाद में जो डेक्लेरेशन के मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसको अबूरी मायदा कहा गया, लेकिन वो वही डॉक्यूमेंट है जो बाकी रियासतों ने भारत के साथ हिला करते हुए साइन किया था। तो 26 अक्टूबर 1947 को वो एग्रीमेंट साइन हुआ हमारी हुकूमत के दरमियान और भारत के दरमियान। और जो बाद में जो चीजें वजह की गई, जिनका इकरार किया गया, उसके मुताबिक हमारी हुकूमत ने भारत को 3 महकमे जो हैं वो भारत के सुपुर्द किए, दिफा, खारजा अमूर और कम्युनिकेशंस, मवासलात। तो उसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह को भारतीय फौज जो है वो श्रीनगर में दाखिल हुई और फिर भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। बल्कि श्रीनगर में तो शेख अब्दुल्ला साहब की नेशनल गार्ड्स भी उन्होंने बना ली थी और उन्होंने भी श्रीनगर का दिफा करने का या कश्मीर वैली का दिफा करने का ऐद कर रखा था। तो बहरहाल वहां पे फिर जंग हुई, जिसे बाद में जाके सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में 1 जनवरी 1948 को ले जाया गया। और फिर स्टॉप करते हैं यहाँ पे, स्टॉप करते हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा सा ना जो ये कानून हिंद की आपने जिक्र किया ना, उसमें बेसिकली उसका रेफरेंस उनको किया था जो कैबिनेट मिशन मेमोरेंडम था, कैबिनेट मिशन किया था, उसका उन्होंने रेफरेंस दे दिया था, जिसमें इसमें बेसिकली ये बात थी कि इलाके हिंदुस्तान हो सकता है, इलाके पाकिस्तान भी हो सकता है, या सम अदर अरेंजमेंट्स विद द प्रिंसली स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, एक ये बात थी, उसमें गुंजाइश रखी गई थी। दूसरी बात है कि जिसने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भेजा था, वो जो आप नाम ले रहे हैं वज़ीर आज़म का वो नहीं था, पर एनी पे मिस्टेक हो जाती है। तो अब मैं कहूँगा कि कौन थे वज़ीर आज़म? प्रेमचंद नहीं, काक को तो पहले से फर कर दिया गया था। आप तो बजाज कह रहे हैं, बजाज तो थे ही नहीं ना, ये थे ना जनक सिंह, जानक सिंह। हाँ, प्रेमचंद नहीं थे, एनीवे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या मेरे ज़हन से इसमें कोई ये मामूली चीज हो जाता है, खुद याद नहीं रहेगा। अच्छा, तो जनाब डॉक्टर आजाद मलिक साहब सो फार जो बात की है राज साहब ने, ये तो ये कह रहे हैं कि जो मसला है वो उस लिहाज से पैदा हुआ, यानी राज साहब आप ये कहना चाहते हैं कि उस लिहाज से पैदा हुआ कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया 22 अक्टूबर को, वरना जो है ना रियासत की एक अलग हैसियत थी। और हिंदुस्तान ने जो कहा था ना जवाब में, यानी जो टेलीग्राम किया था उन्होंने कराची भेजा था, एक दिल्ली भेजा था। पाकिस्तान वालों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था फौरन। उन्होंने इंडिया वालों ने ये कहा था कि हम इसके लिए मजीद डिस्कस करना चाहते हैं, ये नहीं कि हम सोचते हैं, उन्होंने कहा हम मजीद डिस्कस करना चाहते हैं, आप कोई नुमाइंदा भेज दें जिससे हम बात कर सकें। तो ये अभी बात जारी थी, तो 22 को उन्होंने हमला कर दिया। तो डॉक्टर आजाद मलिक साहब, फ्लोर इज योर्स नाउ, यू हैव योर से प्लीज। नहीं, राज साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि मसला कश्मीर है क्या, और मैं समझता हूँ कि इस पर इतनी बात हो चुकी है कि वो जस्ट डोंट नीड टू रिपीट इट कि क्या था क्या हुआ। और मेन बात जो आती है वो यही कबायली लश्कर की आती है। तो एज फार एज आई एम कंसर्न कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो अनसक्सेसफुल अटैक था। हैड इट बीन सक्सेसफुल, कश्मीर का इशू होता ही नहीं। आपने कहा कि ये जो जनरल रूल दिया गया था कि प्रिंसली स्टेट को, दैट अप्लाइड फॉर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट, उसमें कश्मीर सबसे बड़ा था, हैदराबाद दक्कन भी था। जस्ट इंडिया ने कहा इस प्रिंसली स्टेट की
कि हैदराबाद दक्कन के साथ क्या हुआ। आप जानते हैं कि माइट इज राइट, इंडिया जस्ट गॉट इंटर्ड एंड अच्छा डॉक्टर साहब पता क्या करें, फिर हैदराबाद के बजाय फिर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा, खाली यानी स्टेट जम्मू कश्मीर पर रहने दे फिलहाल। वो यही है ना, मेरी नजर में, मेरा नुक्ता नजर ये है कि वो कबायली लश्कर का अटैक बिल्कुल राइट था एंड दे शुड हैव कम विद द फोर्स, बट वो वीक थे, उन्होंने वो जॉब मुकम्मल ना किया, जिसकी वजह से आज हम इस डायलेमा में फंसे हुए उस दिन से। और ये just for clarification डॉक्टर साहब, so you were saying कि जो कबायली हमला था वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको जी, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत प्लान था और वीक प्लान था। अगर वो प्लान उनका फोर्सिबली होता, वो सारे कश्मीर वैली को टेक ओवर करते, तो ये मसला नहीं होता आज। चलो एक मिनट यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ज़िम्मेदार सवाल, अगर इजाजत है। एक सवाल मैं भी करूंगा डॉक्टर साहब, आपको मौका मिलेगा। सजाद राजा साहब, भाई देखें, पहली बात है कि डॉक्टर साहब भाई ये दो रियासतों के दरमियान एक मायदा था जिसको मायदा कायमा या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। तो आप ये कहते हैं कि यूनिलैटरली एक स्टेट जो है वो उसको खत्म कर सकती है और हमला भी कर सकती है। फिर मैं आपको कहूंगा भी आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, और पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि इस्लाम के लिए बना था ये मुल्क। सूरत अल मायदा आयत नंबर 1, अल्लाह पाक कहते हैं है ईमान वालों अपने मायदों का पास करो। तो आप ये कह रहे हैं कि मायदों को नजरअंदाज करना, उनको तोड़ना और हमला कर देना जायज है। उस हमले में ज़ाहरों लोग जो है ना बेगुनाह मारे गए, औरतों की बेरुमती हुई, ठीक है, उनको अगवा किया गया, तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद देखें ना, जब इंडिया आ गया, आर्मी आ गई, तो उसके बाद और अभी रिसेंटली देखें क्या हुआ। और मायदे की बात करते हैं, जबान की बात करते हैं, तो देखें नेहरू ने क्या क्या नहीं कहा कश्मीरियों के लिए, तो क्या उसने पूरा किया? अच्छा यार, क्या कहा, ये दैट्स ऑन रिकॉर्डेड व्हाट ही सेड। और जो रिस्पेक्ट, एक मिनट सुनना, जो नेहरू ने कहा था, ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने कहा था, मैं बात कर रहा हूँ कि दो मुल्कों के दरमियान एक मायदा हुआ। कांट यू सी द डिफरेंस? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कुछ कहते हैं, सुबह वो कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मायदा, रिटन मायदा बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, और आप ये कह रहे हैं कि उसको एक आपको उसको कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं विद स्टेटमेंट ऑफ अनदर पर्सन, प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब ये कहने का है कि you are justifying this attack, so you are justifying the rapes and kidnapping and killing of innocent people. No, I'm shocked. I'm shocked. No. At the time of war, these things are not. There are no evidence that it happened, but it may have. I don't reject. Accepting that, Yakuman, Major General Akbar, जो उसको मौजूद था, वो क़यादत कर रहा था, he's accepting it. Well, it may have, because that was not an organized army. That was not an organized army. It came for the help, just to sake of the help. That was not an organized army. There was no command and control system. It was a random attack. And I wish that it would have been more organized. It would have been successful. That's what I'm saying. It was a random, it was a crap, I will say. That was a crap undertaking. So that's what I say. अगर इजाजत आप दें तो जो सवाल आपने कहा है, दैट्स योर व्यू। मैं राजा साहब से पूछूंगा, राजा साहब आप क्या कहते हैं इस पर? वो कहते हैं कि मायदे को खिलाफ वर्जी करने भी ठीक था और हमला करना भी ठीक था, सिर्फ ये कहते हैं कि मजबूरी ये रही है कि पूरे इस तरीके से हमला नहीं हुआ। हाँ, प्रॉपर नहीं हुआ, काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैं डॉक्टर आज़ाद साहब की बात जो है वो उसका एहतराम करता हूँ, इनकी राय, इनकी सोच। हमारे नाजरीन देख रहे हैं और जाहिर है जो अवाम है वो फैसला करेंगे कि कौन सी सोच या कौन सा नुक्ता नज़र दुरुस्त है, कौन सा गलत है। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। मैं इंतहाई एहतराम के साथ डॉक्टर आज़ाद साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं इंतहाई एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, इख्तलाफ करूंगा आपके साथ। असल में सर ये है कि जो आपने फार्मूला दिया, देखिए पाकिस्तान आज आपके सामने सूरत हाल है, पाकिस्तान में गवर्नेंस की भी, पाकिस्तान के अदारों की भी, पाकिस्तान के अवाम की हालत आपके सामने। आप यहाँ बरतानिया में रहते हैं, डडियाल के साथ आपका ताल्लुक है, डडियाल की 90% आबादी बरतानिया में है। आज अगर डडियाल में जाके ब्रिटिश हाई कमिश्नर ये ऐलान करे जी कि तमाम लोगों को बरतानिया हम जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो कोई बंदा वहां पे एक सिंगल आदमी बाकी नहीं बचेगा। मतलब ये मुल्क की हालत है। तो सर अगर आज अफगानिस्तान वाले ये कहें या ईरान वाले ये कहें कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान में गुर्बत है,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मसाइल हैं, तो बात मैंने कही तो उसको वो हमला, अगर मैं सर अर्ज करूं, अगर वो हमला कर दें, अगर वो लश्कर भेज दें या हमला कर दें पाकिस्तान पे जी कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, तो आप इसको सही तस्लीम, आपके फार्मूले के मुताबिक तो ये ठीक है, फिर जो माइट इज राइट, तो फिर आप कह रहे हैं कि जो जिसका जी चाहता है वो मदद की नाम पे हमला कर दे, तो ये मुनासिब होगा कि आज ईरान या अफगानिस्तान हमला कर दे पाकिस्तान पे? आप उसकी भी तायद करेंगे? नहीं, वो कंटेक्स्ट नहीं है। और जो आपने पाकिस्तान का बताया कि इकोनॉमिकली या जो भी है, वो देयर इज नो डाउट, आई एग्री विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स। और उस हमले का मकसद मैं ये नहीं समझता कि वो जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था। वो ये कि उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता तो एक्सक्यूज मी, कश्मीरी लीडरशिप अपनी थी, वो डिसाइड करती कि हम कश्मीर के पास, पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। इट डिडंट मीन कि वो पाकिस्तान की तरफ से आपको डॉक्टर साहब समझा दें लोगों के लिए कि कौन सी कश्मीरी लीडरशिप थी जो उसको मौजूद थी, जो भी थी उस वक्त। शेख अब्दुल्ला, शेख सबसे बड़े लीडर शेख अब्दुल्ला थे, उनको वो क्या साथ थे उनके? नहीं, वो तो अगर सक्सेसफुल होता तो वो साथ होते, वो लीडर बन जाते, वो लड़ते, हार जाते, और अगर ये सक्सेसफुल होता तो ही वुड हैव बीन लीडर, वो साथ हो जाता। गेम इसी तरह चलती है। आप कहते हैं कि ये लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर है ना, ये सक्सेस के साथ चलते हैं, ये बह जाते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि अगर ये हमला सक्सेसफुल होता तो ये 70 ईयर रिजॉल्व हो चुका होता है। हम क्यों हमले ने कोई काम खराब नहीं किया। अब हम जो कश्मीर के हमले की वजह से हम तकसीम हो गए मोहतरम, हमले की वजह से। आप ये कहते हैं कि हमारी मीरपुर के लोग लड़े जी, वो जो डोगरा की आर्मी थी उसको किया, थ्रो आउट किया, तो इट वाज रेबेलियन बिकॉज वो जायज था। हम उनको हीरो समझते हैं जो मीरपुर के अंदर लड़े, भिम्बर के अंदर लड़े, मुजफ्फराबाद के अंदर लड़े, इंडियन आर्मी को और डोगरा की आर्मी को। डोगरा राजा साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत के साथ साइन किए। Can I allow me ask to ask you question? भाई देखिए, जिन लोगों ने महाराजा की फौज में उन्होंने कोई हिस्सा थे उसके भर्ती हुए, उनसे बंदूक ली, उनसे गोलियां ली, उनसे ट्रेनिंग ली, उनसे वर्दी ली, तनख्वाह लेते रहे। अल्फ लिया है कि हम आपके वफादार हैं और आपके खानदान के भी वफादार हैं और इस रियासत को दिफा करेंगे, ये अल्फ होता है फौजी का। तो जब वक्त आया तो उन्होंने पाकिस्तान यानी कि जो लता मुल्क है उनके साथ वो टट्टू बन के किराए के टट्टू बनकर उधर चले गए। अब कहते हैं वो हीरो हैं। डॉक्टर साहब, अल्फ ये होता है कि अल्फ की फेथफुलनेस जो है वो स्टेट के साथ होती है, ना कि डोगरे के साथ थी, ना कि उस रजीम के साथ थी। आप चेक कर रहे हैं, पहली वफादारी जो है ना हेड ऑफ स्टेट के साथ थी, उसके बाद स्टेट के साथ थी, ठीक है। तो फिर आप ये देख लें को आप जानते हैं कि आए कहां से। मैं करता आपसे, शहजाद राजा साहब आप इस पर क्या कहेंगे? शहजाद राजा साहब, हमें तो डोगरा ने खरीदा हुआ था जी, हमें तो ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही थी कि वी वर ए कमोडिटी, वी वर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। हम तो उसकी कमोडिटी थे भाई। आप कहते हैं हमारा अगर काइंडली अलाउ करें कि शहजाद राजा साहब इस पर आ सकें। शहजाद राजा साहब, लिमिट टू द टॉपिक जो है ना, ये कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने रिबेलियन हुई है, या कहते हैं कि जो कुछ भी आप सुन लिए ना, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर इंतहाई एहतराम के साथ डॉक्टर आज़ाद साहब के साथ इख्तलाफ करूंगा। असल में डॉक्टर आज़ाद साहब जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बाइस्ड है और तारीखी हकायक के मुनाफी नहीं है, और इस पे कोई तारीखी सबूत जो है वो, अगर मैं कम इल्म आदमी हूँ, अगर मैं डॉक्टर आज़ाद साहब से गुजारिश करूंगा कि जो ये बातें डॉक्टर आज़ाद साहब कर रहे हैं वो अगर हमें बता दें उसका कोई सबूत भी कि इस तरह हुआ था, तो फिर तो हम भी, हमारी समझ में भी बात आ जाएगी और हम भी आइंदा उसी तरह एक सोच अपनाएंगे। लेकिन जो हमारी मालूमात हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है और जो हमने बुजुर्गों से सुना, ये तो भी पुरानी बात नहीं है। देखें 70 साल पहले जो कुछ हुआ, 72-73 साल, वो सारे अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और हमारे आबाओ अजदाद तो बराह रास्त इस सारे अमल में किसी न किसी हवाले से शरीक थे। डॉक्टर साहब, आपको पता ही है मेरे ननियाल जो है वो कसगुमा में हैं। yes. और कसगुमा वाले जो हैं वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे। उससे पहले भी डोगरा गवर्नमेंट में भी जो राजा अफजल खान साहब हैं वो गवर्नर थे, और मतलब उससे पीछे चले जाएं 2-3 पुश्तें 4 पुश्तों तक, जनरल फरमान अली खान से लेकर। तो गुजारिश ये है कि अभी ये वो एक किताब सर लिखी है, वो एक बच्चे थे उस वक्त 10-12 साल के, वो उन्होंने एक किताब मीरपुर के फाल के ऊपर लिखी है, अमेरिका से, वो अमेरिका में अब रहते हैं, बाल के ठाकरे।
तो ठाकरे साहब ने पूरी तफसील लिखी है मीरपुर के फाल की, कि मीरपुर में क्या हुआ और मीरपुर से लेकर अली बेग तक और अली बेग से वो कैसे पहुंचे, वो पूरी कहानी उन्होंने लिखी है। और उस किताब में डॉक्टर साहब कसगुम्मा का एक चैप्टर है, वो किताब आप पढ़ें। और उसमें मेरे ससुर जो हैं उनका, राजा लाल खान, उनका नाम भी उन्होंने वो जो 2 सरदारों का नाम उसमें कसगुम्मा के सरदारों का नाम लिखा है, उसमें मेरे ससुर का नाम भी है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि राजा लाल खान ने किसको बचाया और क्या हुआ, और वो पूरी कहानी उसमें। तो बात यह है कि मेरे ससुर अभी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है। नोटिफिकेशन है। मेरे ससुर अभी सर लेस्टर में फौत हुए हैं 2012 में। तो मैं मतलब हम उनके पास हमेशा बैठते थे, उनसे बातें सुनते थे, उनसे पूछते थे क्या हुआ। तो वो सारी कहानियां हमें हमारे बुजुर्गों ने, मेरे वालिद साहब ने भी बताई हुई हैं, मतलब मेरे चाचा जान और बाकी लोगों ने भी, मेरे मामू जितने भी अजीज अकारब हैं। तो अब या तो ये है कि अगर डॉक्टर आजाद साहब की हम बात मान लें तो इसका मतलब है कि हमें जो कुछ हमारे आबा अजदाद ने, बुजुर्गों ने बताया, या जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा, जो लिखा, जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आर्काइव्स, वो इसका मतलब है वो सारा कुछ झूठ है। तो इसलिए डॉक्टर आजाद साहब से मैंने अर्ज की है कि अगर हमें भी ये बता दें। जहां तक हमने डॉक्टर साहब पढ़ा है, सुना है, बुजुर्गों ने हमें बताया, वो ये है कि मीरपुर पे तो सर कौन सी डोगरा फौज के साथ कौन लड़ा था? मीरपुर पे तो 25 नवंबर को मीरपुर का फाल हुआ है और इस पे गोलाबारी की गई। ये 22 अक्टूबर का तो मसला ही नहीं था, ये तो 25 अक्टूबर को। और 25 अक्टूबर जो कह रहे हैं डॉक्टर आजाद साहब कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला साहब भी इस हुकूमत के साथ होते, तो शेख अब्दुल्ला साहब तो 27 अक्टूबर को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे जम्मू कश्मीर के, वो मुंतजिम आला थे। और वो उन्हीं के अहकामात के ताबे भारतीय फौज जो है वो काम कर रही थी। देखिए ये तो सारे मतलब लेटर्स और हर चीज जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो शेख अब्दुल्ला साहब ही के खिलाफ बल्कि हमारा मुकदमा भी बनता है जी कि मीरपुर को क्यों फाल होने दिया गया, मीरपुर के में उन्होंने फौज अपनी क्यों नहीं भेजी, जम्मू कश्मीर की फौज मीरपुर में नहीं आई, जिसकी वजह से मीरपुर का फाल हुआ। और मंगला से इस पे बमबारी की गई बाजाबता तौर पे, कबायली इसको फतह करने में नाकाम रहे थे मीरपुर को, और मीरपुर पे बाजाबता बमबारी की गई, जिसके बाद मीरपुर जो है वो उस पे कब्जा हुआ। और डडियाल का ये सारी सूरत हाल जो है, डडियाल में भी यही हुआ। वो अभी बुजुर्गों से अगर पूछें तो डडियाल की कहानियां भी बताते हैं कि डडियाल में क्या किस तरह हुआ। मैं आखिरी बात सर, डॉक्टर साहब प्लीज आखिरी बात मैं ये करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर आजाद साहब ने, कि डोगरों के खिलाफ हमारी बगावत थी। तो बात यह है कि डोगरों के खिलाफ कोई बगावत नहीं थी सर, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बगावत नहीं थी, सियासी इख्तलाफ मौजूद था। जो एक क्लास लीडरशिप थी उस वक्त, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो जेल में थी, उन पे सियासी मुकदमा थे या जो भी सूरत हाल थी। उसमें शेख अब्दुल्ला साहब भी जेल में थे, चौधरी हमीदुल्लाह साहब भी जेल में थे, गुलाम अब्बास साहब भी जेल में थे। ये मतलब एक क्लास लीडरशिप, यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 जमातें होती थी बड़ी, बाकी तो छोटे मोटे छोटे मोटे ग्रुप थे। तो पॉलिटिकल लीडरशिप सारी अरेस्ट थी और महाराजा के खिलाफ कोई बगावत नहीं थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान सर बना और 14 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी। अगर है तो हमें दिखा दिया जाए कि जिसने टॉपल डाउन किया हो, जिसने स्टेट को जो है वो स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया हो या उसको क्रिपल कर दिया हो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ये उस वक्त हुआ जब बाहर से, और जो सरदार इब्राहिम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, उनकी खुद उन्होंने जो एडमिट किया है कि उन्होंने मरी में हेडक्वार्टर बनाया और वहां उन्होंने असला इकट्ठा किया और फिर हमला करवाया। तो ये जब वो हमला हुआ तो उसके बाद ये सारी सूरत पैदा हुई है कि उनको भी मौका देना। फिर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं बाल ठाकरे साहब, इस किताब को, उसकी ट्रांसलेशन और इसको इशाद कराई गई है कि जब मीरपुर पर क़यामत गुजरी, इसके अखराजात हमने दिए हैं और सईद असद साहब ने इसको कराया। ठीक है जी, मेरे पास उसकी प्रोफेसर खलीक साहब ने इसकी ट्रांसलेशन की है। ठीक है, उन्होंने दूसरी की थी, एक माँ पर क्या, ये एक माँ की कहानी कोई इसी किताब था, वो भी हमने, उसका भी खर्चा हमने दिया था। अब यह है कि देखिए बात ये आ रही है, डॉक्टर साहब आजाद मलिक साहब ने पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं इसका, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो मेजर जनरल अकबर खान थे, उसको ब्रिगेडियर थे, उन्होंने सारा प्लान बनाया था। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं, रेडर्स इन कश्मीर में लिखते हैं कि हम इस सारा मसला हम करेंगे, हम हर चीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमला कराएंगे, जितने भी लॉजिस्टिक्स हम देंगे, वो इसको तासर ये देंगे कि बगावत हुई है। ठीक है,
ताकि पाकिस्तान पर आंच ना आए। ये तो लिखा हुआ है, ये तो सब हर जगह आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये किताब मेरे पास एक ही कॉपी है, मैं किताब की फोटो कॉपी बना कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब डॉक्टर जाद मलिक साहब, आप इसमें कुछ फरमाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव कि दैट डोगरा गवर्नमेंट अंडर दो सर्कमस्टांसेस जो डिवीजन हुई उस वक्त हालात थे कि दैट वाज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरीज, ठीक है। जैसा राय साहब ने भी कहा कि जो कश्मीरी हमारे चंद थे लीडर, वो सारे जेल में थे, तो उसके खिलाफ रेबेलियन क्यों नहीं जायज? उसके खिलाफ अगर सपोर्ट मिलती है कश्मीरियों को बाहर से, कबालियों से मिलती है या पाकिस्तान, तो व्हाई नॉट? रिबेलियन किसने की थी? हु वाज हेडिंग दैट रिबेलियन? वेल ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रेंड तो बंदा होगा ना कश्मीर की। अब कश्मीर यार डॉक्टर साहब मुझे बताएं, रिबेलियन, देयर वाज नो सच थिंग एज रिबेलियन अगेंस्ट महाराजा। ये था कि कुछ रिजेंटमेंट था उसको, कुछ स्पेशली इन पुंछ के इलाके में वो ये था कि जो ना मालिया वगैरह या जो टैक्सेस थे उसके खिलाफ रिजेंटमेंट था, ठीक है। वो भी डॉक्टर शबीर साहब, असल में वो महाराजा ने इस्लामी नहीं ली थी, तो वो इशू था एक। उस पर मेरी पूरी किताब है, मेरी मुझसे किताब लिखी है कि पूंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें मैं पूरा इसका जिक्र किया, मैंने बात क्या थी। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू ये ना, देखें पूंछ लादा रह जाता है तो ये हमला जो होता है सबसे पहले मुजफ्फराबाद में होता है, ठीक है जी। उसमें तो किसी तरह की कोई रिबेलियन नहीं थी। सिर्फ मुझे जिस बात का दुख आता है यह है कि वो लोग मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने हल्फ लिया था कि वी विल डिफेंड महाराजा एंड महाराजा इज ए स्टेट। उन्होंने चंद टक्कों की वजह से या किसी और वजह से या मजहबी जज्बे से तहत उन्होंने बजाय उसको डिफेंड करने के वो जो हमलावर थे उनके साथ हो गए। तो ये तो इन लोगों ने दे हैव कमिटेड ट्रेचरी अगेंस्ट। अच्छा, एक मेरा सवाल यहाँ पे डॉक्टर शबीर साहब, मेरा एक सवाल डॉक्टर आजाद साहब के साथ है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि महाराजा गवर्नमेंट के खिलाफ या डोगरा गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन जायज था, ठीक था, और उसके खिलाफ मदद लेना भी किसी दूसरे से ठीक था क्योंकि वो हुकूमत अच्छी नहीं थी या जो भी था। तो आज अगर सर मैं मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर मैं कहूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अच्छी नहीं है और आज़ाद कश्मीर में लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक और बुनियादी माशी हकूक हासिल नहीं है, बुनियादी आईनी सियासी हकूक हासिल नहीं है, और मैं भारत से मदद लूं, तो आपके फार्मूले के मुताबिक तो ये बिल्कुल जायज है। फिर मुझे आप इसमें नहीं, देखिए वो कंटेक्स्ट एक डिफरेंट था। वो कहते ना वो गदर था, हम हमारी तरफ से वो उसको गदर भी कहते हैं, तो वो दैट वाज अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, यू नो। और जब ये सारा मामला चल रहा था तो उस वक्त ऑब्वियसली देयर वाज ए अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द अंडर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब देखिए स्टेट, हम तो बिके हुए थे यार, हम तो कमोडिटी थे डोगरा की। आप कैसे बिके थे? अच्छा डॉक्टर साहब ये भी प्लीज बताएं, डॉक्टर आजाद साहब आप कैसे बिके थे, कब बिके थे सर? उसके वो क्या था, उसका बाप था जिसने गुलाब सिंह ने खरीदा था ना हमें। सर आपको तो नहीं खरीदा था, वो तो कश्मीर को खरीदा था, डडियाल वालों को कब खरीदा था सर गुलाब सिंह ने? क्या करते हैं प्लीज सर? कश्मीर है तो वो क्या है? डॉक्टर जाद मलिक साहब नहीं, तो देखिए बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि जिस गवर्नमेंट को आप पसंद नहीं करते, जिसके खिलाफ आप समझते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा अब सुने ना यार, एक सुने ना। पहली बात है कि उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से कौन सी थी जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव थी, ये बात आती है ना। अच्छा, अगर आपके उस फार्मूले के तहत अगर लोग ये समझें या आप समझें या 10-20 आदमी 40 आदमी समझें कि ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और ये इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर रही, तो वो पड़ोसी मुल्क से मदद लेकर हमला कर सकते हैं। तो वो आप ये ना करेंगे कि सिचुएशन बदल गई है। सिचुएशन तो हमेशा बदल जाती है 2 साल बाद 4 साल बाद। तो फिर जो राजा साहब जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि आया क्योंकि हम समझते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, राजा साहब का मौक़िफ़ ये है, तो वो इंडिया से मदद ले लें, तो फिर उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये भी तो समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो इंडिया अगर ये समझे कि वो हेल्प कर सकता है तो जबरदस्त कॉल करना चाहते हैं। दैट्स द ब्रेक थ्रू, ब्रेकिंग न्यूज़। मेरी बात तो सुने। You are justifying that. Let me repeat this. Dr. Zad is saying, Dr. Zad सुने ना, फिर आप सुने ना, ठीक है, आपने आजाद मियां। तो मैं कहता हूँ कि जो इंडिया को कॉल करना चाहते हैं वो करें इंडिया को, और मैं देखता हूँ कि इंडिया कैसे हेल्प करेगा। इंडिया तो इस वक्त इंडिया की हालत जो है ना, वो दैट्स वर्स देन पाकिस्तान। उसमें आरएसएस ने कब्जा कर लिया। दे आर द एक्सट्रीमिस्ट नाउ,
and they are killing the Muslims inside India. There are 200 million Muslims, they are being suffered. अब सिर्फ कश्मीरी सफर नहीं हो रहे हैं इंडिया के अंदर. अच्छा डॉक्टर साहब, कैन वी लिमिट टू कश्मीर प्लीज, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना उम्मा का मसला बढ़ जाएगा. नहीं, कंटेक्स्ट ये बड़ा है. अब हम कश्मीर को छोटे से. कैन आई आस्क क्वेश्चन? अच्छा राजेश साहब, जो मैंने सवाल आपसे किया था ओरिजिनली, तो मसला कश्मीर क्या है, उसके बाद हम आपस में यानी मुख्तलिफ चीजों में उलझ पड़े. मसला ये है कि आपके नजदीक ये था कि पाकिस्तान ने हमला किया तो मसला पैदा हुआ, यही बात आई ना. अच्छा उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में करारदादें पास होती हैं, आप वहां से शुरू करें. अभी बात सर वो असल में आपने मुझे चूंकि रोक दिया था, तो वो मसला पूरा मसला बयान नहीं हुआ था, वो तो आधा मसला ये था कि मसला पैदा कैसे हुआ. लेकिन यार मैंने 4-5 मिनट का कहा था, मैंने 6-7 मिनट का सर वो फिर अब वो बात इतनी लंबी हो जाती है, क्या करें. मैं I'll try to cut it short. गुजारिश ये है कि मसला जब अक़वाम मुत्तहिदा में सर चला गया, तो अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली करारदाद, जिसको रेजोल्यूशन नंबर 47, इट्स डॉक्यूमेंटेड यूएनओ के आर्काइव्स में, रिकॉर्ड्स में हर जगह मौजूद है. रेजोल्यूशन नंबर 47 21 अप्रैल 1948 को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर की, और उस करारदाद में ये कहा गया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अपने तमाम शहरी और तमाम जंगजू जो वहां लड़ने के लिए गए हुए हैं, 13 अगस्त की बात कर रहे हैं, उसमें कहा गया. नहीं ये यूएन में, वो आप सर यूएनसीआईपी की बात कर रहे हैं, मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ सर. 21 अप्रैल 1948 रेजोल्यूशन नंबर 47 जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है, ये पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर की थी, उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया था यूएनसीआईपी ने, जो पाकिस्तान और इंडिया का कमीशन था, 13 अगस्त 1948 को. उसके बाद बाकी भी करारदादें आई. तो इन करारदादों में सर ये कहा गया पाकिस्तान से, और इस पे फिर पाकिस्तान ने एग्री भी किया. सर मजे की बात ये है, पाकिस्तान से ये कहा गया है कि आपका कब्जा गैर कानूनी है, गैर आईनी है, आप अपने तमाम शहरियों को और अपनी तमाम फौज को जो लोग लड़ने के लिए वहां गए उन्हें वहां से निकालें, और पाकिस्तान ने एग्री किया कि वो सब निकालेंगे. उसके बाद भारत से ये कहा गया कि आप भी अपनी ज्यादातर फौज जो है वो वहां से निकाल लें, कुछ फौज थोड़ी बहुत वहां पे कानून, लॉ एंड ऑर्डर, नज्म व नस्क बरकरार रखने के लिए रखें. और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन है, उसके जेर एहतमाम जो है वहां पे रायशुमारी होगी, और रियासत के लोग ये फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है. पाकिस्तान ये कहता था जी कि रियासत के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत ये कहता था हमारे साथ इलाक हो गया. तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा जी कि ये फिर रियासत के लोग ये फैसला करें कि उन्होंने भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है. तो ये है मसला सर जो इस वक्त जिस तरह मौजूद है. एक तरफ आपकी जगह मौजूद है, मैं उसमें वजाहत करूंगा आपको, क्योंकि ये डिबेट मेरे और आपके दरमियान नहीं है, ठीक है, उस बात में वजाहत करूंगा. अच्छा यानी दूसरे लफ्जों में, जब सिक्योरिटी काउंसिल में मसला गया, एक तरफ पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, दूसरी तरफ इंडिया के थे. क्या जम्मू कश्मीर का भी कोई नुमाइंदा था वहां पर, या किसी को बात करने का मौका दिया गया, या किसी ने कश्मीरी नैरेटिव पेश किया? एक बात यह आती है, इस पर क्विकली कमेंट करें, फिर मैं डॉक्टर जाद साहब से बात करना चाहता हूँ. नहीं, गुजारिश ये है सर कि वहां पे यूएनओ के अंदर जो डेलिब्रेशंस हुई, वहां पे तो शेख अब्दुल्ला साहब भी गए, और ज़ाहिर सरदार इब्राहिम साहब को भी भेजा गया, लेकिन वहां पे उनको रिप्लेस कर दिया गया. कहने का मतलब ये, मैं बात फिर सर बहुत लंबी हो जाएगी ना, कि मतलब डॉक्टर जाद मलिक साहब, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ कि जो इस वक्त तक डॉक्यूमेंट जिस तरह, मतलब मैंने कहा था ना कि आई विल कट द स्टोरी शॉर्ट. अच्छा डॉक्टर जाद मलिक साहब, आप इस पर कुछ तबसरा करेंगे? मैं इस पॉइंट समझ रहा हूँ कि जहाँ आप रेजोल्यूशन पर जा रहे हैं, रेजोल्यूशन हुई, उसमें ये कहा गया, वो कहा गया, तो अल्टीमेटली यू वांट टू ब्लेम पाकिस्तान के. पाकिस्तान को कहा गया था कि आर्मी निकालो. पाकिस्तान हम नहीं सर, अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे. वो कर रहे थे. अब मैं करता हूँ कि ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाटएवर वाज हैपनिंग, इंडिया वाज नॉट ट्रस्टवर्थी. जो ही पाकिस्तान निकालता, इसके पाकिस्तान ने क्यों नहीं निकाली भाई, उसका वो ये था कि इंडिया पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान को. ये या इंडिपेंडेंट कश्मीर हो या इलाके, पाकिस्तान आई वाज श्योर ऑल द टाइम, इवन फ्रॉम देयर अंटिल नाउ, कि कश्मीरी दो ही चूज करेंगे, या तो इलाके पाकिस्तान चूज करेंगे या इंडिपेंडेंट कश्मीर करेंगे, इंडिया के साथ तो जाएंगे ही नहीं. तो इंडिया वाज नॉट रिलायबल, नेहरू वाज नॉट रिलायबल कि पाकिस्तान सारी आर्मी निकाल ले, वो इस्तिस्वाब राय करवाएगा जैसे एग्री था. So that was a matter of trust. अच्छा, डॉक्टर जाद मलिक साहब, आप ये कहना चाहते हैं
कि जिस जी। मुल्क ने कश्मीरियों के साथ होने वाले माहदे की खिलाफ वर्जी की, जिस मुल्क ने हमला कराया, जिस मुल्क की वजह से कत्ल गारत हुई, वो रिलायबल है। और जिसने हमला नहीं किया और जो आया आफ्टर द एक्सेशन एंड विद जो लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, वो रिलायबल नहीं था। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें सर मैं एक बात अर्ज कर दूं। मैं कहता हूँ राजा साहब, इसको शॉर्ट करें। चलो, ये आप कहते हैं कि इंडिया अच्छा, तो सारी गलती पाकिस्तान की, सारी गलती। ये कर रहा हूँ आपसे। अब इंडिया ने क्या क्या, उसके बाद इंडिया ने किया क्या कश्मीर के साथ, ये बात बताएं ना। देखिए ना राजेश साहब, मलिक साहब, आप जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अच्छा सुनिए प्लीज, आज सुनिए ना, सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फौजें इसलिए नहीं निकाली कि इंडिया जो है रिलायबल नहीं था, ठीक है? नहीं, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि सुनिए, आप फिर सुन लेना। जिस मुल्क ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की, जिसने यूनिलैटरली खिलाफ वर्जी करने के बाद हमला किया जम्मू कश्मीर पर, जिससे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग मरे, रेप्स हुई, किडनैपिंग हुई है, वो काबिल इत्मीनान है। और जो मुल्क आया आफ्टर द एक्सेशन, आफ्टर द ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द महाराजा, आया टू सेव एंड लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, ठीक है ना? लिखा हुआ तो यही है ना। वो आया, वो रिलायबल नहीं है, लेकिन जो ना करके आया वो रिलायबल है। तो मैं ये पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आया सेव द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, किया क्या उसने, ये बताएं ना मुझे। राज साहब क्या किया? राज साहब हो क्या रहा है वहां पर? राज साहब कंपेयर करें ना, we are still in 48. राज मलिक साहब, we are still in 48. You want to discuss 2020? We'll discuss that. मैं कहता हूँ पास्ट में स्टक ना हो। देखे ना, मसला कश्मीर को छोड़े यार, उस सबको पता है मसला कश्मीर है क्या, क्या रूट से। माफ करना, मुझे नजर आता है कि आपको भी नहीं पता ये चीजें। अच्छा राजेश साहब, रिपीट हो चुकी हैं कि क्या था, कबायलियों को लश्कर था, ये रेजोल्यूशन थी, वो रेजोल्यूशन थी, ये कहा गई, सबको पता है। वो तो अब पता चले कि आगे मूव हो ना। आगे भी जाते हैं, मलिक साहब आगे भी चलते हैं सर, लेकिन 3 आदमी हैं, हमारे बात करने देंगे। आजाद मलिक साहब देखिए ना, आप कहते हैं सबको पता है, यहाँ पर हम 3 हैं, हमें आपस में इख्लाफ है, तो बाकी सबको क्या पता है? वो राजा साहब ने आपसे कहा था कि कोई ऐसा बताएं कि आपने ये कहाँ पढ़ा, जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं वो आपने कहाँ पढ़ा, किसने रिबेलियन की, उसका सरबराह कौन था? मैंने आपको कहा था कि जो मेजर जनरल अकबर खान था, जिसने सब कुछ प्लान बनाया था, वो कहता है कि बगावत, कोई नहीं, बगावत का नाम देना इसने, करना सब कुछ हमने है। मैं आपको सवाल में भी कोट कर सकता हूँ। एनीवे राजा साहब, आप बताएं कि जो अभी इन्होंने बातें की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी अर्ज ये है कि इंतहाई एहतराम के साथ मैं डॉक्टर आज़ाद साहब के साथ इख्तलाफ करूंगा, और मैं इख्तलाफ इल्मी और तारीखी हकायक की बुनियाद पे करूंगा। मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, मेरे बहुत ही मोहतरम है मेरे लिए डॉक्टर आज़ाद साहब, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय होना, इसका एहतराम भी किया जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ अगर तारीखी और हकायक के मुनाफी है तो ऑब्वियसली उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त तक सर मैं इंतहाई माजरत के साथ इस वक्त तक जितनी भी बातें डॉक्टर आज़ाद साहब ने की हैं, मुझे उन सब के साथ इख्तलाफ है, क्योंकि मेरे इल्म और मेरे तजर्बे और मुझे जो बातें बताई गई हैं, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर आज़ाद साहब ने बयान की वो इस तरह नहीं है। इन्होंने कहा, डॉक्टर आज़ाद साहब ने कहा कि जी हमें बेच दिया था, हमें खरीद लिया था, तो उसमें डडियाल और मीरपुर सर कब किसने खरीदा था? वो तो खरीदने की कहानी नहीं है। वो तो जो खरीदने वाली बात होती है मायदा अमृत सर, वो तो खरीद फरोख्त की भी बात नहीं है। दैट वाज अ रैंसम व्हिच वाज पेड बाय महाराजा गुलाब सिंह, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर की बात है, कश्मीर वैली और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से थे, उसमें तो मीरपुर डडियाल आता ही नहीं था। तो हम कहाँ बिके या कहाँ खरीदे गए, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है सिरे से। फिर जो कोशिश करें कि इसका टाइम थोड़ा रह रहा है, इस पे डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूंगा सर। सवाल किया था आज़ाद मलिक साहब ने, एक सवाल किया था आपके सवाल के पेश जवाब में कि ठीक है आप इंडिया को बोल रहे हैं, उसका अगर हिम्मत है तो हमला कर ले, आप वो करेगा? मदद करे आपकी आकर। ये इस पे तो आज देखें ना, मैंने कहा था कि ये ब्रेकिंग नहीं, उसमें ये भी मेरा क्वेश्चन था, इंडिया को कहें, आप कहें, और अब विल यू बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आजाद कश्मीर? आजाद कश्मीर के लोग चाहते हैं कि आप इंडिया को बुलाएं जी, ठीक है, पाकिस्तान ठीक नहीं है। डू यू एग्री विद मी कि आजाद कश्मीर के लोग चाहते हैं कि आओ जी इंडिया को बुलाओ, पाकिस्तान में? तो ये बात कर रहे हैं ना आप, 100% जस्ट इमेजिनरी कर रहे हैं। साहब जवाब दें इसका जी। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर आज़ाद साहब, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में बात थोड़ी सी,
इंडिया को हो सकता है पाकिस्तान को बुलाना पड़े अपने आप को बचाने के लिए, जो अंदर आरएसएस कर रही है। चलें वो तो आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब ये तो ज़ाहिर आपकी ख्वाहिश है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इख्तलाफ है। देखिए असल में डॉक्टर आजाद साहब ने जो कहा कि इंडिया को बुलाने वाली बात या रिबेलियन की जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी उसको जरा थोड़ा समझना जरूरी है। डॉक्टर शबीर साहब, डॉक्टर आजाद साहब ने ये कहा कि इंडिया के खिलाफ थे लोग, अक्सरियत लोगों की इंडिया के खिलाफ थी, इंडिया को पसंद नहीं करते थे या महाराजा हुकूमत को पसंद नहीं, इंडिया तो चले बाद में आया ना पिक्चर में, महाराजा हुकूमत को पसंद नहीं करते थे। अब सर वो कौन सी अक्सरियत थी जो पाकिस्तान के साथ थी? कि पाकिस्तान आप देख लें कि इस वक्त मतलब आज के आदाद और शुमार के मुताबिक, उस वक्त के आदाद और शुमार की बात करें तो शायद समझ में नहीं आएगी बात, इस वक्त लगभग 1,90,00,000 आबादी है रियासत जम्मू कश्मीर की, जिसमें तकरीबन 69 लाख 70 लाख कश्मीर वादी, 57 लाख जम्मू जो इंडिया के पास है, 5 लाख लद्दाख और 20 लाख के लगभग गिलगित बल्तिस्तान और 40 लाख 45 लाख आजाद कश्मीर के लोग हैं। तो इसमें से कौन सी अक्सरियत थी सर? जो चौधरी हमीदुल्लाह साहब हैं वो उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर नहीं की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज़ादी और खुद मुख्तारी की करारदाद मंजूर कर रखी थी। उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब भी पाकिस्तान के साथ नहीं थे, बल्कि उन्होंने जब पाकिस्तान के हमले की खबर मिली तो उन्होंने तो नेशनल गार्ड्स, ये सारी चीजें सर डॉक्यूमेंटेड हैं और ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने तो नेशनल गार्ड्स बना दी थी पाकिस्तान के खिलाफ दफा करने के लिए वादी का। तो देखें अगर अक्सरियत लोगों की महाराजा हुकूमत के खिलाफ नहीं थी तो एक अकलियत ने, चले हम मान लेते हैं सरदार इब्राहिम साहब या उनके कबीले के अगर कुछ लोग उनके साथ थे, या और जो लोग अगर राजपूत कबीले के यहाँ पे आप कह लें, या कुछ भी अगर मीरपुर में कुछ अगर महाराजा के खिलाफ थे या उस बगावत करना चाहते थे, तो ये एक अकलियत थी। तो मतलब डॉक्टर आजाद साहब आप जो फार्मूला दे रहे हैं उसके मुताबिक एक अकलियत जब भी चाहे वो अक्सरियत की राय को नजरअंदाज करके किसी भी बैरूनी कुव्वत से ये मुतालबा कर सकती है कि वो हमला करे, उनको निजात दिलाए, और वो हमला जायज होगा और वो निजात जो है वो भी जायज होगी और वो जो भी सूरत पैदा होगी। तो इस असूल के मुताबिक अगर फिर अक्सरियत की तो जरूरत ही नहीं है ना सर। आपने कहा कि आजाद कश्मीर की अक्सरियत, हमें तो अक्सरियत की जरूरत ही नहीं है, हमें तो एक अकलियत चाहिए जो ये कह दे जी कि आए हमला। और अच्छा दूसरी बात सर कि हम इंडिया से क्यों कहें हमला करे, हम ये हमला बरतानिया से भी कह सकते हैं कि वो करे, हम ये हमला ईरान से भी कह सकते हैं, किसी और से, रूस से भी कह सकते हैं। आप सिर्फ इंडिया को क्यों बीच में रखते हैं कि इंडिया से कहा जाए हमला करे? इंडिया का तो वैसे ही क्लेम बनता है, अगर इंडिया को ये पता चले कि इस किस्म के सेंटीमेंट्स आजाद कश्मीर में मौजूद हैं कि लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई हमला करके, तो इंडिया शायद कोई हिम्मत भी दिखा जाए। तो गुजारिश सर करने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजों से मुल्कों और कौमों की तारीखें नहीं बना करती सर, इससे मसाइल पैदा होते हैं। हमें एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और कंसेंसस सर उसी सूरत में डेवलप हो सकता है कि हम जो तारीखी हकायक हैं, अपनी जाती ख्वाहिशात और अपना जो ताल्लुक है या अपनी जो सोच फिक्र है उसको अलग रख के तारीखी हकायक की बुनियाद पे जो चीजें हैं उनको लेके आगे बढ़े, तब जाके आवाम किसी चीज पे इकट्ठी होगी, वरना तो इकट्ठी नहीं होगी। डिबेट में डॉक्टर साहब लेट्स स्लाइटली मूव अवे, क्योंकि आप ज्यादा चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि 2020 में बात की जाए आकर, ठीक है? मैं कहता हूं कि आगे मूव अच्छा, अच्छा सुने ना, मैं एक बात डॉक्टर शबीर साहब और डॉक्टर आजाद साहब एक बात अर्ज कर दूं। जाहिर है इस वक्त 45 मिनट हो गए और मेरे ख्याल में अभी हम ABC तक पहुंचे और Z तक पहुंचना तो बहुत लंबी बात है। मैं अर्ज करूंगा कि ये प्रोग्राम आगे भी सिलसिला एक आप चलाएं, 2-4 इसके बेशक आप इसको कर लें ताकि ये बात मुकम्मल हो सके। लेट्स एग्री ऑन दिस कि आज फिर हम 2020 में नहीं आते, आज हम ऐसे करते हैं कि जो बेसिक्स है ना, लेट अस सेटल दैट, ठीक है? और उसके बाद जो है ना हम देखेंगे। अच्छा सजाद राजा साहब मुझे ये बताएं, जैसे इन्होंने आप ये कह दिया कि उस वक्त उस सेंस में रिबेलियन नहीं थी जैसे जिस सेंस में आप इसको ले रहे हैं, ठीक है जी? तो कोई भी गवर्नमेंट उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, निज़ारे कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, उस लिहाज से जिसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, वो भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ठीक है? एक और बात मैं सर अर्ज करूं, ठीक है ना डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक और बात अर्ज करूं। देखें अगर हमने कंसेंसस डेवलप करना, अगर तो हमने एक दूसरे को शिकस्त देनी है, मैंने डॉक्टर आजाद साहब के नुक्ता नजर को गलत साबित करना है और मैंने इनकी बात नहीं माननी, तो फिर तो और है, या डॉक्टर आजाद साहब ने मेरे मौकफ को या मेरी बात को तस्लीम ही नहीं करना, मैं जो भी कहूं, तो फिर तो कहानी और है। लेकिन अगर हम वाकयातन एक कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि लोग इकट्ठे होकर आपने मुस्तकबिल का कोई फैसला करें जिस तरह हम मुतालबा भी करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा हुआ है, तो उसके लिए हमें कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। और वो कंसेंसस सिर्फ तारीखी हकायक की बुनियाद पे डॉक्टर साहब, या
आइन और कानून की बुनियाद पे वो कंसेंसस हो सकता है, इसके अलावा किसी और चीज पे लोग मुतफिक नहीं होंगे। डॉक्टर जाद मलिक साहब, जो कुछ सजाद राजा साहब ने कहा, इस पर भी आप तबसरा कर सकते हैं, और साथ ये भी बताते हैं कि क्या आपकी नज़र में जो मसला जम्मू कश्मीर है, ये क्या एक मजहब का मसला है या इसकी कोई ये सियासी मसला है? दोनों चीज़ों को आप टैकल कर लें। नहीं, बेसिकली तो ये मसला एक स्टेट का है, जो ऑब्वियसली एक स्टेट एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट थी इंडिया और पाकिस्तान से, ये मसला उसका है। बट you cannot disconnect it with the religious belief of the people, because what is the state? State क्या है? State तो लोग है ना जो रहते हैं वहां पर, और लोग क्या है, उनके beliefs हैं, उनके अकीदे हैं, वो उनका अपना कल्चर है। अब इंडिया और पाकिस्तान बना तो क्यों बना भाई? वो भी रिलीजियस बुनियाद पर बना, कल्चरल डिफरेंसेस पर बना, वो सेपरेट हो गए। दैट वाज द बेसिक रीजन। अब वो सेम कनेक्शन जो है ना, आप उसको डी लिंक नहीं कर सकते। आप दो कि जो है वो कितनी वहां पर हिंदू हैं, पंडित कम्युनिटी अच्छी खासी है, जम्मू में हिंदुओं की अक्सरियत है, तो हम ये नहीं कह रहे कि, बट मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसके अपने सेंटीमेंट हैं और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट इज देयर, ऑल्दो यू नो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, बट इट्स ए इंडिपेंडेंट स्टेट and there is a religious majority who has certain beliefs or who wants to take it to certain direction. जिसे मैंने बताया ये कि जो है ना, Pakistan is sure, everyone is sure in Kashmir. I mean, obviously I don't know कि आप शायद आप सिंगल बंदे हों जो ये बिलीव करते हों कि कश्मीरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट रेफरेंडम में इंडिया को ज्वाइन करेंगे। मेरी नजर में तो दो ही चीजें करेंगे वो, एक तो वो आधा इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, एक या दूसरा पाकिस्तान से इला करेंगे। These are the two things, and everyone knows in the Kashmir, majority of the peoples will go for either one option or the other option. आप ये तो उसमें क्यों करेंगे वो? नहीं, उसमें मैं आपको थोड़ा बताऊं ना, वो क्यों करेंगे इन दो ऑप्शन पर? इंडिया को चूज क्यों नहीं करेंगे? मैं सुने तो सही ना भाई। आप ये अगला क्वेश्चन है, अभी आपके बहुत से सवालों के जवाब यहाँ देने हैं सर, बात बहुत लंबी हो जाएगी। दो ऑप्शन मैं चैलेंज करता हूँ कि दो ऑप्शन इंडिया का ऑप्शन नहीं होगा। मेरी बात सुने, आप अगर ये बिलीव करते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया के फेवर में डिसाइड करेंगे, तो आई डोंट थिंक दैट यू आर थिंकिंग लॉजिकली और यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इशू। तो मैं इंडिया की तरफ क्यों नहीं करेंगे? उसमें क्या है, उसमें रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज दे डोंट वांट टू जॉइन द हिंदू मेजॉरिटी स्टेट विच इज बीन। देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या हालत हो रही है। कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ऐसा करें आप क्या होगा? बिल्कुल ऐसी बात है ना। डॉक्टर जाद मलिक सर, आपको सजाद राजा साहब सुनना चाहता हूँ सजाद राजा जो आप सुनाए जी कि भाई इंडिया के सर, मेरा गुजारिश ये है, देखें गुजारिश ये है कि ये डॉक्टर साहब की बात तो खुद डॉक्टर साहब की बात जो है ये पहले से तय शुदा फार्मूले के मुताबिक, या जो डॉक्टर साहब ने फार्मूला पेश किया उसके मुताबिक ये गलत साबित हो चुकी है। देखिए रियासत की जब आप मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी की अक्सरियत महाराजा हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, या महाराजा हुकूमत को तो अभी छोड़ दें, उसका मसला ही खत्म हो गया, वो पाकिस्तान की हमायत में नहीं थी। जो आप सर बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, कश्मीर वादी की अक्सरियत जो है वो आपके सामने है। कश्मीर वादी तो वो बाद में जो 2 इलेक्शन सर हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें 73 की 73 सीटें शेख अब्दुल्ला साहब ने जीती। तो कश्मीर वादी तो सारी की सारी शेख अब्दुल्ला के साथ थी, और शेख अब्दुल्ला साहब, साहब नहीं मैं कह सका, शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त पाकिस्तान के मुखालिफ खड़े थे। उनकी और नेहरू साहब की दोस्ती जो है वो सबके सामने है। तो किस तरह डॉक्टर आजाद साहब आप कहते हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान की हमायत में थी? ये एक बात तो ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान की हमायत में नहीं थी, ये साबित हो गया जब शेख अब्दुल्ला साहब ने नेशनल गार्ड भी बना दी, पाकिस्तान के खिलाफ दिफा किया। फिर सिर्फ वो नहीं बल्कि ये पूंछ राजौरी, ये सारा बेल्ट आप देख लें। अच्छा, अब दूसरा, अगर आपका फार्मूला सर मान लिया जाए तो इसराइल के वजूद को पाकिस्तानी क्यों तस्लीम नहीं करते हैं? अगर पाकिस्तान जिस तरह आपने कहा जी कि एक रिलीजियस जो या कल्चरल बुनियादों पे लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो अपना मुल्क अलग बना लें या अपना वो किसी के साथ इला कर लें, तो इसराइल ने भी तो इसी तरह एक रिलीजियस और कल्चरल बुनियादों पे उन्होंने कहा जी कि हमारा अपना वतन होना चाहिए। तो फिर उसको क्यों तस्लीम नहीं? मतलब एक फार्मूला
वो कहते हैं ना मीठी मीठी आप और कड़वी यार कड़वी वो थू थू, ऐसे तो नहीं होता ना इजराइल का सर, वो मसला भी बड़ा पूरी पेचीदा दुनिया है, में एक ही उसको होना रहने चाहिए। दें प्लीज, वो पेचीदा वो मसला भी। लेट अस फोकस ऑन जम्मू और कश्मीर, ठीक है जी। आगे आगे चले और राजा साहब ने कहा कि नहीं जम्मू कश्मीर की तो क्या वो इंडिया के साथ थे? मेरा तो ये है, शेख अब्दुल्ला वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी, ही वांट्स ए इंडिपेंडेंट कश्मीर, ही वांट्स टू। तो आबादी क्या, मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉपुलेशन क्या वो दो ही ऑप्शन के अलावा क्या तीसरे ऑप्शन को जा रही थी कि इंडिया के साथ जा रही थी? अब शेख अब्दुल्ला बन गया, ठीक है जी, सारी सीटें उसने जीत ली, डज इट मीन के कश्मीरियों का रेफरेंडम हो गया जी वो इंडिया के साथ है? ये सर एक दफा नहीं रेफरेंडम हुआ, वहां पे तो बहुत दफा रेफरेंडम हुआ। देखें कश्मीरी सारे तो सर, इसमें अगर आप ना माने तो फिर सर मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरी जो है ना तमाम हकायक व वाकयात आप देख लें, शेख अब्दुल्ला साहब के साथ कश्मीर वादी के सारे लोग थे, और कश्मीर वादी के लोग सारे भारत के साथ थे। शेख अब्दुल्ला साहब ने देखें जो भी फैसले किए शेख अब्दुल्ला साहब ने, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पे जमहूरी अंदाज में एक, मेरी सर बात मुकम्मल अगर होते नहीं नहीं, मैं आप थोड़ा सुन लेना, क्योंकि आप थोड़ी सी लंबी कर देते हैं तो बाद भारत के साथ है। क्यों थे भारत के साथ? इसलिए कि भारतीय आर्मी थी, भारतीय ऑक्यूपेशन था। अब आजाद कश्मीर के सारे लोग जो है वो क्या, जितने भी लीडर है हमारे क्या है, पाकिस्तान के साथ हैं। क्यों है पाकिस्तान के साथ? आप जानते हैं क्यों? अवाम तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, लीडर पाकिस्तान के साथ है सर। लीडर इसलिए कि बिके हुए हैं ना, अवाम तो पाकिस्तान के साथ नहीं है। उस तरफ भी लीडर ही थे, उस तरफ भी शेख अब्दुल्ला भी, और इंडिया के साथ क्यों था? सर उन्होंने पहली दफा भी वोट दिए, दूसरी दफा भी वोट दिए, 1975 तक आप देखें शेख अब्दुल्ला साहब को क्यों लोग वोट देते रहे अगर वो उनके साथ नहीं थे तो। जरा इंडिया के खिलाफ बोला था, जरा सी इंडिपेंडेंस की बात की थी, इंडिया ने अंदर कर दिया था। अंदर रहा, क्यों रहा अंदर? क्यों नहीं इंडिया? वो अंदर रहे तो जो उनकी जगह पे आए वो भी सारे देखे ना। अब आप ना इंतखाबात को मानते हैं, ना लोगों को तारीखी हकायक को मानते हैं, ना तो फिर क्या फार्मूला, किस तरह हम ये तय करेंगे कि लोग साथ थे? आप कैसी लॉजिक से बात कर सकते हैं कि जो अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन इंतखाबात हो, आप कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपेशन सर, ये टर्म ही गलत है, क्योंकि इंडिया का कब्जा नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर पे। इंडिया 26 अक्टूबर 1947 के इलाके मायदे के तहत आया रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। देखे ना, ऑक्यूपेशन तो पाकिस्तान इलाका मायदा आपको पता होना चाहिए, तो वो देयर वाज ओनली टेम्परेरी। आपने मायदा पढ़ा है, आप ज्यादा हिस्ट्री मुझसे जानते हैं जो है, तो वो पढ़ ले, इट वाज ओनली ए टेम्परेरी मेजर, इट वाज नथिंग परमानेंट। Now it was supposed to last only। दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं सवाल करूं, क्योंकि काफी देर से आप भी लगे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इजाजत हो तो मैं भी बात कर लूं, इनका मतलब सवाल तो कर लूं ना यार। रखे हुए थे। अच्छा भाई राजेश साहब, आप ये कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशन जो है जम्मू कश्मीर की, ये टेरिटरी की, वो पाकिस्तान ऑक्यूपायर है, इंडिया ऑक्यूपायर नहीं है, आपने ये कहा ना? ये कानूनी और आईनी तौर पे सर दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, या इस चीज को गलत साबित नहीं कर सकता कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान काबिज है, भारत काबिज नहीं है। अच्छा एक बात और पूछनी थी आपसे, देखिए क्योंकि मसला आ रहा है अभी इंडिया के हक में कितने देंगे या पाकिस्तान के हक में कितने देंगे, मतलब जो सर्वे। एक और बात मैं कर दूं डॉक्टर साहब, सॉरी एक बात, देखिए डॉक्टर आजाद साहब ने ये भी कहा जी कि लोगों की अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी या जाएगी, या आजाद और खुद मुख्तार रहना चाहती थी। तो जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया और फिर इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत के ऊपर एतमाद नहीं था कि वो रायशुमारी कराएगा, हालांकि भारत को तो रायशुमारी कराने का अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ही नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा था कि पाकिस्तान फौजें निकाले, फिर भारत अपनी ज्यादातर फौजें निकाले, और रायशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा ने करवानी थी। इसका मतलब है पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा पे ही भरोसा नहीं था कि वो रायशुमारी करवाएंगे, लेकिन ये इल्जाम तो भारत को तो जिम्मेदारी नहीं दी रायशुमारी कराने की। जैसे आपने बात की। अच्छा सवाल मुझे करने दें, डॉक्टर साहब मुझे सवाल करने दें। आप कह रहे हैं कि इंडिया के हक में नहीं जाएंगे, ठीक है जी, मुझे तो कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने ना रेफरेंडम कराया ना मैंने कुछ सर्वे कराया। तनवीर अहमद ने एक ब्रिटिश सिटीजन है जिसने सर्वे कराया आजाद कश्मीर, 10,000 का सैंपल था, छोटा नहीं है, और भी वो डडियाल के 73.6% ने कहा कि वो खुद मुख्तार चाहते हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं थे, ठीक है जी। और कुछ स्मॉल परसेंटेज था, 1% जो या 2% या 1% इंडिया के हक में आई था, ठीक है। अच्छा देखिए, रेफरेंडम जीतने के लिए आपको 51, 52, 55, 60% चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 50% तो ज्यादा होना चाहिए।
अब पॉपुलेशन क्या है वहाँ पर, जिसको आप कहते हैं जम्मू की, लद्दाख की और वादी की, क्या एक तो बात तो यह है कि इस वक्त 64% जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटी रह गई है, ठीक है, 64%। तो आप मुझे, आप जो दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे बताएं कि फिर ये भी देखें कि जो जो ये 36% है, क्या ये पाकिस्तान के हक में वोट देगी या इंडिया के हक में वोट देगी? लेट्स बी इनमें से एक भी नहीं देगा पाकिस्तान के हक में वोट। लेट अस बी लॉजिकल, ठीक है जी। अच्छा, ये किसके हक में देगी, एक बात ये नोट करें। फिर जो जम्मू के मुसलमान हैं वो किसके हक में देंगे? फिर वहां पर देखें जो फैक्टर्स क्या हैं। बीजेपी का अपना होल्ड है इसमें कुछ सर्टेन एरियाज में, कांग्रेस का अपना कुछ होल्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना, पीडीपी का अपना है। तो ये भी इनमें से बहुत से लोग हैं जो मुसलमान पे हैं, वो भी ज्यादा चांस आएगा कि उनको वोट देंगे। कि आप खुद कह रहे हैं कि वो लोग जो है इंडिया के साथ हैं, तो अगर आज भी कराया जाए तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जो है ना, इंडिया ये कहना कि इंडिया 51% ही ले जाएगा। देखिए ना, उधर तो आप बात करते हैं इंक्लूडिंग गिलगित एंड बल्तिस्तान, दैट इज अ होल कश्मीर, ठीक है ना। उधर जब बात आती है फिर आप उनको डिवीजन कर लेते हैं, बस जम्मू में ये होगा, लद्दाख डिवीजन नहीं करते, उसका क्या बनेगा? सब डिवीजन नहीं करते। ऐसा करें पाकिस्तान के बोले फौजी निकाले, कश्मीर को एज नहीं, कश्मीर को एज ए होल लेना, कश्मीर को इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब गिलगित एंड बल्तिस्तान होल रखें, कश्मीर को अगर रखना है तो होल रखें। मेरा मतलब ये है कि अगर रेफरेंडम है तो उसमें जो आपने सैंपल भी बताया कि ये किया है, वो वाकई अगर ट्रू representative sometime you will have to check the validity of how the data is collected, ठीक है ना। ये डेटा जो है ना बात बंदे घर बैठकर भी कलेक्ट कर लेते हैं यार, गांव गया यार, क्या करते हैं गांव गया, चलो ठीक है, लेट्स सपोज इट्स करेक्ट, so why should I dispute? अगर मैंने तो यही कहा तो डिस्प्यूट कर दिया आपने, शक ज़्यादा तो डिस्प्यूट कर दिया आपने। देखे ना, तो मेरी जो स्टेटमेंट है वो उसने एक तरह से वैलिडेट की कि मैंने कहा कि या तो पाकिस्तान चूज करेंगे कश्मीरी या इंडिपेंडेंस, तो ठीक है, उसका डेटा जो शो किया है उसने कहा कि इंडिपेंडेंस की मेजॉरिटी है, ठीक है, तो फाइन विद मी। तो यही मैं समझता हूँ कि यही समझा जा रहा है कि कश्मीर को अगर ओवरऑल लिया जाए सबको, मुझे पता है कि वो जम्मू में हिंदू की मेजॉरिटी है, लद्दाख में भी ऐसा ही होगा, तो लेकिन ओवरऑल जो है ना, और आप रिलीजियस चीज कंटेक्स्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। ऑल्दो यू डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई हेट कि इसमें रिलीजन को इन्वॉल्व किया जाए, बट द फैक्ट इज फैक्ट। अब रिलीजियस लाइन पर अब जब अगर आज इंडिपेंडेंट रेफरेंडम को अलाउ किया जाए तो मैं बेट करता हूं कि जो मोर देन 90% वोटिंग होगी वो रिलीजियस लाइन पर ही होगी। अच्छा राजेश, इस पर तबसरा करें, फिर प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। राजेश साहब, आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर जो है ना, ये रिलीजियस है या इसका रिलीजन का कितना असर है? और जैसे ये कह रहे हैं कि अगर बात रिलीजन जो है ना, इसको यूज किया गया, रिलीजियस कार्ड किया गया, तो वो जो है ना इंडिया के खिलाफ जाएगा। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? जी सर, मेरे नज़दीक मसला है जम्मू कश्मीर रिलीजियस इशू नहीं है, और ना ही इसको रिलीजन की बुनियाद पे हल किया जा सकता है। रिलीजन की बुनियाद पे सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को तकसीम किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और यही पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता रहा है। देखें, पाकिस्तान अभी डॉक्टर साहब इसमें अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने देखें जो कुछ किया यहाँ पे, पाकिस्तान ने तो हमारी अगर खुद मुख्तारी का हक हमारा किसने खत्म करवाया? 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद है उसमें खुद मुख्तारी का हक किसने खत्म करवाया? वो पाकिस्तान ने खत्म करवाया। अगर पाकिस्तान को ये यकीन था कि लोग या पाकिस्तान के साथ जाएंगे या भारत या खुद मुख्तार रहेंगे और भारत के साथ नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान ने ये सारी गड़बड़ क्यों की? फिर हमला करने की क्या जरूरत थी? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो पहले से मौजूद था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हकायक किस तरफ हमें लेके जाते हैं कि पाकिस्तान का मकसद कुछ और था, पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे रियासत के वसाइल पे कब्जा करना, रियासत के पानियों पे कब्जा करना, ये पाकिस्तान का मकसद था। रियासती अवाम या मजहब या इसमें कोई और कहानी नहीं है ये हमारे नजदीक। लेकिन आप आज चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपने कहा, तो अगले में बात करता हूँ। मैं आपसे इस बात पर एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की बदनीति थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीरी इंडिपेंडेंट स्टेट बने, और आज भी as I understand that Pakistan doesn't want Kashmir as an independent state। तो पाकिस्तान की तो कोशिश शुरू से ही है, पहले भी थी, आज भी थी। इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ कि जो है, मैं कश्मीर मेरे साथ इलाक हो कश्मीर का, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है।
तो मैं तो चाहता हूँ इस हाईली जो जैसे आजाद कश्मीर में है, जो इलेक्शन होते हैं वहां पर उनसे पहले ही साइन कराया जाता है कि यू नो चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बट टाइम आप घंटा हो गया हमें। अच्छा, आपने एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड हम ये इस पर आपके मैं लफ्ज़ों को कोट करता हूँ कि पाकिस्तान की बदनीति को आपने भी एक्नॉलेज कर लिया, ठीक। आप ये आपने ये भी एक्नॉलेज कर लिया कि वो खुद मुख्तार कश्मीर नहीं चाहता, ठीक। और हमें और फिर ये भी है कि मज़हब की बुनियाद जो है ना उस पर कोई मसला हल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर हम मोर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मुसलमानों के लिए भी और पूरी रियासत के लिए भी और पूरे खिते के लिए। We leave होना it नहीं at that. चाहिए। We leave it at that. Thank you very much for your participation and मैं देखूंगा कि कौन सा म्यूचुअल टाइम जो एग्री होगा दोबारा जो है ना इसको we shall continue. आगे लेके जाना है, वहां स्टक नहीं होना है। अच्छा सजाद अली साहब, क्विकली एक 20 सेकंड कोई बात करना चाहेंगे आप? जो मैंने तो इन्होंने बात कर लिया, आपने नहीं की। मैं सर ये कहूंगा कि आज जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये आप नोट कर लें प्लीज। वो एग्रीमेंट ये है कि पाकिस्तान हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी नहीं चाहता, और पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि लोगों को उन्हें के रायदही इस्तेमाल करने दिया जाए। ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, जिस जहाँ पे आपने बात उनकी बीच में काट दी, वो ये थी, ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान तो वहां लोगों को ये भी हक नहीं देता कि वो जो लाके पाकिस्तान को मानते हैं सिर्फ वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो बाकी कानूनी और आईनी पहलुओं पे फिर अगली बात अरे साथ लफ्ज उन्होंने बदनीति भी उन्होंने एक्नॉलेज किया वो फैक्ट है, फैक्ट तो है। दैट चूंकि टाइम ज्यादा हो गया, लंबा हो जाएगा, ठीक नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच, एंड इसको दोबारा हम डिबेट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मिला, ठीक है जनाब, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।